ड्रामा की शुरुआत एक सैड सीन से होती है जहां तेज बारिश में यीफान सांगयान के साथ खड़ी है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद यीफान पीछे मुड़ के देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसका दर्द साफ साफ झलक रहा होता है। वो रोने लग जाती है पर सांगयान को इसका कोई आइडिया नहीं होता। यहाँ से कहानी सीधा 6 साल आगे चली जाती है जहाँ हम देखते हैं एक तेज रफ्तार कार जिसमें यीफान अपने कलीग के साथ बैठी है। दरअसल यीफान अब एक न्यूज रिपोर्टर बन चुकी है और उसने अभी अभी किसी इलीगल बिजनेस कर रहे एक कपल की वीडियो बना ली और अब वो कपल उसके पीछे लगा है। थोड़ी दूर गाड़ी भगाने के बाद एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां यीफान के कलीग को गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। ये दोनों के दोनों काफी डर जाते हैं। वो कपल अपनी गाड़ी से उतरकर इन लोग के पास आता है और गालियां देने लगता है। फिर वो गुस्से में शीशा डाउन करने के लिए कहता है। यीफान का कलीग बेचारा काफी डर गया होता है। वो सर सर कहते हुए शीशा डाउन करता है। तभी वो आदमी शीशे में हाथ डाल के गाड़ी के पीछे का डोर खोलता है और उनका कैमरा उठा लेता है। हालांकि यीफान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कैमरा लेके जाने लगता है और जाते जाते धमकी भी देके जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो वो उसके स्टूडियो में तोड़फोड़ कर देगा। यीफान का कलीग उससे कहता है अब हम क्या करेंगे, सारे सबूत तो उसी कैमरे में थे। यीफान कहती है कैमरे से ज्यादा जरूरी हमारी सेफ्टी थी। तभी यीफान अपनी बॉस की कही बातें याद करती है। उसकी बॉस ने कहा था कि पिछली जॉब में तुमने जो भी किया हो लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। यीफान सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उनको एक जोर से आवाज सुनाई देती है। ये दोनों गाड़ी से बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। यीफान दौड़कर उस कार के पास जाती है। ये वो ही कपल होता है जो इनका कैमरा उठा के ले गया था। फिर भी यीफान एक पल भी सोचे बिना उनकी हेल्प करती है, उन्हें गाड़ी से बाहर निकालती है। वो आदमी यीफान को थैंक यू कहता है। आगे जब यीफान अपने बाथरूम में नहा रही होती है तब उसे लगता है जैसे वॉशरूम के पर्दे से कोई छुप कर उसे देख रहा था। वो जल्दी से कपड़े पहनकर जाके देखती है तो वहाँ उसका पड़ोसी होता है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो मोटा पड़ोसी कहता है क्या हुआ, दिखता नहीं मैं कपड़े धो रहा हूँ। यीफान उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब यीफान गहरी नींद में सोई होती है तब उसे सपने में उसके साथ हुई एक घटना दिखती है जब एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और वो बाल बाल बच गई थी। तभी उसका फोन रिंग होता है और उसकी आंख खुल जाती है। कॉल पे उसकी बेस्ट फ्रेंड सिकियाओ होती है जो कि डिलीवरी का काम करती है। सिकियाओ कहती है ओह फाइनली तुमने फोन तो उठाया, मैं कब से ट्राई कर रही थी। पता है आज मैं एक हैंडसम लड़के से मिली। वो मेरे हाई स्कूल का डेस्क मेट था पर पूरे दिन डिलीवरी करके मेरी हालत खराब हो रखी थी। मेरे बाल भी इतने गंदे हो रखे थे। उसने मेरे को ऐसी हालत में देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यीफान बरस करते हुए कहती है इतना ज्यादा मत सोचो और ये बताओ कॉल किस लिए किया। तब सिकियाओ बताती है कि तुम भी पूरे हफ्ते से ओवरटाइम कर रही हो, मैं भी काफी थक चुकी हूँ, आज हम लोग थोड़ा चिल करने बाहर चलते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट बार के बारे में बताती है जो अभी अभी नया खुला है। वो कहती है मेरे एक दोस्त ने बताया कि उस बार का मालिक बहुत हैंडसम है। यीफान पहले मना करती है लेकिन सिकियाओ के इतना फोर्स करने पर वो उस बार में जाने के लिए मान जाती है। रात में यीफान और सिकियाओ दोनों की दोनों टहलते हुए उसी रेस्टोरेंट बार की तरफ जा रही होती है। बार का नाम ओवरटाइम होता है जिसे देख यीफान कहती है कितना बोरिंग नाम है। सिकियाओ कहती है थोड़ा अलग है पर अच्छा है। यीफान बताती है कि वो रोज ऑफिस से आते टाइम इसी रास्ते से गुजरती है लेकिन उसने कभी इस बार को नोटिस नहीं किया। जब ये दोनों अंदर जाके देखती है तो ये बार दोनों को ही बहुत पसंद आता है। सिकियाओ कहती है कहीं आज बॉस अब्सेंट तो नहीं है, मैं तो उसे ही देखने आई थी। यीफान कहती है तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो उस आदमी को देखने के लिए। सिकियाओ कहती है तुम्हें नहीं पता वो इस गेस्टो पब स्ट्रीट का हेडलाइनर है। फिर ये दोनों टेबल पर बैठकर कुछ ऑर्डर करने लगती है। तभी सिकियाओ की नजर बॉस पर पड़ती है। वो यीफान का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है देखो देखो वहाँ देखो। यीफान देखती है ओह नो ये तो सांगयान है। जैसे ही बॉस घूमता है यीफान छुपने के लिए पीछे घूम जाती है और वो एक वेटर से टकरा जाती है। सारी ड्रिंक्स उसके कपड़ों पर गिर जाती है। सिकियाओ उस वेटर को डांटने लगती है। यीफान कहती है रहने दो कोई बात नहीं। फिर वो अपने कपड़े साफ करने वॉशरूम में चली जाती है। वो कपड़े साफ करके जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है वहाँ सांगयान खड़ा होता है। वो उसे अपना जैकेट देता है क्योंकि अभी भी यीफान के कपड़ों पे दाग दिख रहे थे। यानसांग कहता है मैं इस बार का मालिक हूँ, सॉरी हमारी वजह से आपको परेशानी हुई, आपके आज का खाना पीना हमारी तरफ से फ्री है। यीफान को झटका लगता है। वो सोचती है इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं, मुझे भी ऐसे ही बिहेव करना होगा जैसे मैं इसे नहीं जानती। जैसे ही सांगयान वहाँ से जाने लगता है वो पीछे से आवाज लगाती है ओ मिस्टर हेडलाइनर तुम्हारा कोट तो लेते जाओ। वो रुकता है और उसके पास आकर कहता है मिस्टर हेडलाइनर रियली, लगता है मेरे बार से ज्यादा मैं फेमस हो गया हूँ तो तुम्हें मेरा कोट पहनने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो सार्केस्टिकली कहता है एक काम करो इसे तुम अपने घर पे फ्रेम करा के रख लेना, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यीफान भी अपनी टेबल पर लौट आती है और सारी बात सिकियाओ को बताती है। सिकियाओ कहती है उसकी बातों को इतना माइंड मत करो, तुमने भी तो सार्केस्टिकली उसे हेडलाइनर बोला ना, जाने दो अभी। इतने में वेटर वहाँ पर उनकी ड्रिंक्स लेकर आता है, साथ में उनके रिफंड के पैसे भी लाता है। यीफान के पूछने पर वो बताता है कि बॉस ने बोला आपको फ्री में ड्रिंक सर्व करने के लिए, वो मैंने आपके कपड़ों पर ड्रिंक्स गिरा दी थी ना इसलिए। यीफान कहती है इट्स ओके बट हमें ये पैसे नहीं चाहिए। वेटर पैसे लेकर सांगयान के पास आता है। सांगयान कहता है क्या हुआ, उसने
ने पैसे वापस लेने से मना कर दिया क्या? वेटर कहता है बॉस ये पैसे उस चीज के नहीं है, वो मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था, ये उन्होंने आपके लिए टिप दी है। इतने में बार काउंटर पर बैठा सर्वेंट जोर जोर से हंसने लगता है। वो सांगयान से कहता है बॉस हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। सांगयान कहता है अपने काम में ध्यान दो और फिर वो अपनी ड्रिंक पीने लगता है। आगे हम यीफान और सिकियाओ को घर जाते देखते हैं। मेट्रो में यीफान पूरे रास्ते यही सोच रही होती है कि अगर उसने यानसांग से अलग होने का फैसला नहीं लिया होता तो क्या वो अभी ज्यादा खुश होती, क्या उसकी लाइफ में कोई बदलाव होता। सिकियाओ पूछती है कि मैंने जो घर तुम्हें ढूंढ कर दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यीफान कहती है हाँ सब ठीक है। इतने में सिकियाओ का स्टॉप आ जाता है और वो बाय कह के उतर जाती है। यीफान जब घर पहुंचती है तो उसके दोनों पड़ोसी आपस में झगड़ रहे होते हैं। वो उन पर ध्यान दिए बिना अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह सिकियाओ का ब्रेसलेट लेने के लिए यीफान उसी बार में जाती है। बार काउंटर पर बैठा आदमी उसे बताता है कि कल रात यहाँ पर सफाई बॉस ने की थी, इसलिए ब्रेसलेट के बारे में उन्हें ही पता होगा। यीफान कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना नंबर छोड़ जाती हूँ, आपको जब ब्रेसलेट मिले तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर वो उनके कार्ड पर अपना नंबर लिखने लगती है। तभी सांगयान आकर वो कार्ड उसे छीनते हुए कहता है तुम हार नहीं मानोगी ना, देखो तो स्पेशली अपना नंबर देने के लिए यहाँ आ गई हो। वो ऐसा उसे छेड़ने के लिए कहता है, लेकिन यीफान चुपचाप खड़ी देखती रहती है। तभी वो वेटर कहता है बॉस कल रात को यहाँ इनका ब्रेसलेट गिर गया था, उसी को लेने वापस आई है। सांगयान कहता है जाओ लॉकर बॉक्स में देख के आओ। सर्वेंट कहता है बॉस मैंने देख लिया, लॉस्ट आइटम्स में कोई ब्रेसलेट नहीं था। सांगयान कहता है मैंने कहा ना जाओ, एक बार फिर देख के आओ। सर्वेंट जब उस बॉक्स को खोलता है जिसमें लॉस्ट आइटम्स रखे जाते हैं तो उसमें वो ब्रेसलेट मिल जाता है। वो उसे यीफान को दिखाता है। यीफान ब्रेसलेट लेते हुए कहती है हाँ यही है। फिर वो थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त वो सिकियाओ को कॉल करके बताती है कि उसका ब्रेसलेट मिल गया है। यह सुनकर सिकियाओ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट उसे किसी खास इंसान ने दिया था, इसलिए वो इसे खो नहीं सकती थी। फिर सिकियाओ कहती है कि वो 1-2 दिन में उसके पास आकर ब्रेसलेट ले लेगी। अब जब यीफान अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोसी की बीवी डिनर के लिए बाहर जा रही है। दरअसल इस अपार्टमेंट में यीफान के साथ उसके 2 और पड़ोसी भी रहते हैं, जिनमें एक वो मोटा आदमी और एक कपल रहता है। यीफान अपने रूम में जाकर धोने के लिए कपड़े निकालती है और फिर जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है वहाँ उस लेडी का हस्बैंड यानी कि उसका पड़ोसी होता है। वो आदमी यीफान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यीफान जोर जोर से चिल्लाती है। वो आदमी कहता है अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, मेरी वाइफ भी बाहर चली गई। यीफान खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे रूम में कैमरे नहीं लगा रखे, ज्यादा चिल्लाओ मत नहीं तो सारे वीडियोस वायरल कर दूंगा। तभी उसका वो मोटा वाला पड़ोसी आकर उसे बचाता है। यीफान जल्दी से पुलिस को बुलाती है। आगे हम सीधा पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। यीफान बुरी तरीके से डर गई होती है। पुलिस उसे बताती है कि उसके कमरे की अच्छे से तलाशी कर ली गई है, लेकिन वहाँ पे कोई कैमरा नहीं मिला, तो अब वो सेफली अपने घर में रह सकती है। घर जाते वक्त जब वो उस आदमी की बीवी और उसके छोटे बच्चे को देखती है तो उनका चेहरा देखकर वो उनके पास जाती है और उसकी बीवी से कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। यीफान यहाँ से सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड सिकियाओ के घर जाती है, लेकिन वो उसे उसके साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो कहती है मैं तुम्हारा ब्रेसलेट लौटाने आई थी। सिकियाओ की फैमिली यीफान को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ आके उसे थोड़ा सिक्योर फील होता है। वो सिकियाओ से कहती है क्या मैं आज रात यहीं पे रुक सकती हूँ? सिकियाओ कहती है जरूर, क्यों नहीं। रात को लेट तक यीफान को नींद नहीं आती, वो बस उसी इंसिडेंट के बारे में सोचती रहती है। सुबह उठते ही यीफान सिकियाओ की फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तभी उसके ऑफिस से उसके कलीग का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से ऑफिस में आने के लिए कहता है। यीफान जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है सब लोग उसका वेलकम करते हैं। हर कोई उसे बधाई दे रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसका बॉस भी उसकी तारीफें कर रहा होता है। तभी उसका कलीग उसे बताता है कि याद है उस दिन वो कपल हमारा कैमरा छीन के भागे थे, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया था और तुमने ही उनकी जान बचाई थी। उस कपल ने तुम्हारे बिहेवियर के कारण अपना मन बदल लिया, वो सुधर गए और पुलिस को सरेंडर भी कर दिया। ये सुनकर यीफान को भी खुशी होती है। इसके बाद उसकी बॉस उसे बताती है कि आज न्यू ईयर की शाम का लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए तुम्हें भी चलना है टीम के साथ। आगे हम देखते हैं आज न्यू ईयर की शाम है और यीफान अपनी टीम के साथ मेन स्पॉट पे पहुंच जाती है जहां उसे न्यूज कवर करनी है। तभी वो कार की विंडो में से सांगयान को देखती है और जल्दी से छुप जाती है। जब वो उसकी कार के बगल से गुजर जाता है तब पीछे से उसे देखती है और सोचती है ये भी यहाँ है, क्या उसने मुझे देख लिया था? शायद नहीं देखा होगा। फिर वो देखती है कि सिकियाओ भी यहीं पर है। सिकियाओ उसे बताती है कि आज उसे डबल पेमेंट मिलेगी, इसलिए वो ड्यूटी कर रही है। यीफान उससे एक मास्क लेती है और अपने चेहरे पर लगा लेती है जिससे सांगयान उसे दोबारा मिले तो पहचान न सके। अब वो वॉशरूम करने चली जाती है जहाँ एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। वो भी लाइन में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि सांगयान भी यहीं पर है। वो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ में आया होता है। उसकी सिस्टर भी वॉशरूम की लाइन में लगी होती है और वो उसे कंपनी दे रहा होता है। यीफान अपने मोबाइल में वी चैट ओपन करती है और सांगयान की प्रोफाइल देखते हुए सोचने लगती है क्या इसने मुझे ब्लॉक कर रखा होगा। फिर वो इसका पता लगाने के लिए उसे डायरेक्ट मैसेज न करके एक ग्रुप बनाती है जिसमें सांगयान का नंबर भी ऐड करती है। अब वो हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज टाइप करके उसे ग्रुप में सेंड कर देती है। सांगयान रिप्लाई
रिप्लाई में एक क्वेश्चन मार्क सेंड करता है। इरफान उसके रिप्लाई के लिए पहले टाइप करती है क्या तुम मुझे जानते हो, फिर उसे क्लियर करके फिर से टाइप करती है अगर तुम खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद वो वॉशरूम जाके वापस अपने काम पर लौट आती है। न्यू ईयर के लिए काउंटडाउन शुरू होता है। 5 4 3 2 1 बूम, और चारों तरफ हैप्पी न्यू ईयर की गूंज, पटाखे ही पटाखे। और तभी भीड़ भाड़ में सांगयान किसी से कॉल पे बात करते हुए यीफान से टकरा जाता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर यीफान उसे सॉरी कहती है और वो जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर कह जाता है। यीफान सोचने लग जाती है कि क्या ये उसने मुझे कहा था या फिर कॉल पे किसी और को। तभी हमें पता चलता है कि जब कार में यीफान यहाँ आई थी तो उसके छुपने से पहले ही सांगयान ने उसको देख लिया था और उसने हैप्पी न्यू ईयर भी यीफान को ही कहा था, जबकि ये बात उसे खुद भी पता नहीं है। जब उसका दोस्त हैप्पी न्यू ईयर सुनकर उसे थैंक यू बोलता है तो वो चिढ़ के कॉल काट देता है कि मैंने तुम्हें कब विश किया, और पीछे घूमकर उस मास्क वाली लड़की को देखता है जो कि यीफान होती है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।